आयोजक मेरे छोटे भाई अजीत सरपंच जी, आज मेरे साथ आए हुए होडल के लोकप्रिय विधायक भाई जगदीश नायर जी, श्री प्रशांत चौहान जी, वीरेंद्र फौजी जी, श्री रक्की मेंबर जी, श्री पतराम पंत जी, श्री गंगा साय जी, श्री देशराज जी, श्री लखन जी, श्री रामकिशन फौजी जी, श्री महेश सरपंच जी, श्री राजू सरपंच जी और आज के इस विशाल सभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप बहुत देर से बैठे हैं। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले तो भाई अजीत को बधाई दूंगा। इतनी गर्मी में और इतनी देर से इतने बड़ी सभा उन्होंने की, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार मानता हूं। देखिए, कोई नई बात नहीं है। एक तो आपको इस पुल की बहुत चिंता है। मैं पहले वो बात कह दूं जो आपके मतलब की है। देखिए, आपको मैं दोनों वक्त मिल रहे हैं, दोनों वक्त मिले कोई झूठ नहीं बोलता है हमारे समाज में। हमारा समाज एक ही समाज है। उसकी ड्राइंग चेंज करा दी है। आचार संहिता लग रही 4 तारीख। जहां ये अजीत ने उंगली टेक दी है ना, वहीं पुल बनेगा। इस बात को मैं आपको बता देता हूं। उसी की ड्राइंग हमने चेंज की। दूसरा, आपका मीतरौल और दीघोट वाले पुल के फाटक का काम शुरू पुल का हो ही गया है। और एक पुल का नहीं कराया हमने, फरीदाबाद सराय खोजा से लेके और होडल बॉर्डर तक, सिवाय अपने भुलवाड़ा को छोड़ के। भुलवाड़ा में दिक्कत ये थी कि फाटक के चारों तरफ आबादी आ गई। अब आबादी को हटा नहीं सकते। और कौन अपना मकान हटाएगा? पुल बनो मत बनो, अगले को तो मकान से मालिक मतलब है ना। उसको छोड़ के जितने भी मेरी लोकसभा में फाटक हैं, सब पे पुल पास हो गए, काम शुरू हो गए। जिन पे नहीं हुआ, चुनाव के बाद काम शुरू हो जाएगा। एक भी फाटक इस क्षेत्र में नहीं रहेगा। एक हाईवे नहीं, एक तो ये हाईवे बनाया है और जहां जहां दिक्कतें आ रही है वहां पुल बनवाते जा रहे हैं। दिल्ली बड़ौदा भी फरीदाबाद लोकसभा से निकलवाया। इसी से आपका मैंने जेवर एयरपोर्ट के लिए निकाला है। आप उस जेवर एयरपोर्ट वाले से ताज पे भी जा सकते हो, केजीपी पे भी जा सकते हो। मतलब उस पे चढ़ने के बाद दिल्ली बड़ौदा पे आप देश के किसी भी हाईवे पे जा सकते हो। चाहे गाजियाबाद जाओ, मेरठ जाओ, आगरा जाओ, आप चंडीगढ़ जाओ, आप क्या नाम है, जयपुर जाओ, कोटा जाओ, बॉम्बे जाओ, खाटू श्याम जाओ। मतलब उस पे चढ़ जाओगे एक बार आप वहां से, कैली से, तो देश के किसी भी उस पर चले जाओगे आप हरिद्वार तक। ऐसा फरीदाबाद को जोड़ दिया, जेवर को भी जोड़ दिया। अब उसी से फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को भी जोड़ दिया। वो भी पास हो गया, उसकी भी डीपीआर का पैसा आ गया, वो भी हो रहा है। पलवल से आपको कुंडली के लिए केएमपी के साथ साथ आप देखते होंगे 6000 करोड़ की ऑल्टीबल रेल निकाली है, जो वहां से लेके पूरा घूम के कुंडली तक जाएगी। अब मैंने आपकी बल्लभगढ़ से पलवल तक की मेट्रो की भी घोषणा करा दी है। डीपीआर बन रही है, वो भी आपको हम पलवल तक मेट्रो लेके भी हम आएंगे। यूनिवर्सिटी हम लेके आए दुधौला में 1000 करोड़ की। हर विधानसभा में महिला कॉलेज लेके आए। पुराने कॉलेजों की बिल्डिंग तोड़ के नई हमने बनाई, अच्छे स्कूल बनाए। रोड जितने भी इलाके में पहले 12 फुट के होते थे, सबको हमने 18 फुट करके अच्छे रोड भी बनाए। जो रह गए उन पे काम चल रहा है। अब मैं किसानों को सम्मान निधि की बात करूं, शौचालय बनाने की बात करूं, 5 किलो हर महीने अनाज की बात करूं, 5 लाख की, वो सब बात अलग है। लेकिन अब मैं 2-3 बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, नहीं पूरी रात भूखे रहोगे आप, कोई फायदा नहीं है।
लेकिन आज दो तीन चीजें हैं। जब से मोदी जी को आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, ईमानदारी से मानो दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है या कम हुआ है? भारत की सेना मजबूत हुई है, नहीं हुई है? भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की ताकत बन गए और तीसरा बनने की तैयारी है। और यही नहीं, 370 को हटाने का वादा था वो भी पूरा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए हिंदुओं को जो भारत आ गए थे 20-30 साल से वहां से सताए हुए, उनको भारत की नागरिकता देने का वादा था वो भी पूरा किया। और ये भी वादा था अगर हमको देश के लोग लाएंगे तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे और भगवान रामलला को वहां प्राण प्रतिष्ठा, वो भी वादा पूरा किया। अब मोदी जी पर विश्वास क्यों है? क्योंकि जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पर खरे उतरे, जो विश्वास था उस विश्वास पर खरे उतरे। अब मोदी जी ने गारंटी दी है कि तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी ताकत, आर्थिक ताकत भी बनाऊंगा। और ये भी कहा है कि तीसरी ताकत भी बनाऊंगा। हमारा चौथा वादा एक और रह रहा है कि इस देश में एक देश एक कानून, समान नागरिक संहिता, वो भी तीसरे टर्म में पूरा करूंगा। सबके लिए एक कानून होगा, दो तरह के कानून देश में नहीं होंगे। आज ईमानदारी से बताओ, मोदी से आने से पहले देश में कहीं ना कहीं दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, और कभी मंदिर में, कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड, कभी बाजार में बम ब्लास्ट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। एक विज्ञापन आता था बार बार टेलीविजन में, बार बार अखबार में, लावारिस वस्तु से सावधान, कि कहीं अगर नजर आए तो छूना नहीं, पुलिस को सूचना देना। अब आप ही बताओ कि जब से मोदी आया है देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है, कहीं लावारिस वस्तु मिलती है क्या? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि करने वालों को ये मालूम है कि दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, गड़बड़ की तो ऐसा इलाज करेंगे, कोई बचाने वाला। तो आंतरिक सुरक्षा, फौजी बहुत है, वीरेंद्र खड़ा, इसकी बड़ी फौजियों की बहुत बड़ी फौज है, और ये तो फौजियों की खान है ये इलाका। तो उनसे पूछना जब कांग्रेस का राज था तो उनकी क्या हालत थी, उनके माइनस डिग्री में उसके पैर गल जाते थे, ऐसे जूते भी उनको नसीब नहीं होते थे। आज सेना को हर वो सामान दिया गया जिसको उसकी जरूरत है। अभी तो सैनिक मोदी का तारीफ करते हैं, बहुत फौजी रहे हैं। भारत की नॉर्थ ईस्ट से लेके लेह लद्दाख तक जो चीन से लगती हुई सीमा है, वहां हमारी सेना को पहुंचने में बॉर्डर पर कई दिन लगते थे, क्योंकि छोटे छोटे संकरे रास्ते थे पहाड़ों में। लेकिन मोदी ने 10 साल में उन सीमाओं को ऐसे हाईवे बनाए हैं, अब दिनों में नहीं पहुंच सकती फौज, अब घंटों में हमारी फौज बॉर्डर पे पहुंच जाती है। ये सीमाओं को मजबूत करने का काम हाईवे बनाकर मोदी ने किया। धरती से लेके चंद्रयान तक, चंद्रमा तक चंद्रयान पहुंचा है। आज सारी चीजें, आज हवाई जहाज भी भारत में बन रहे हैं, मिसाइल भी भारत में बन रही हैं, अब तो जेट भी बनेंगे और ड्रोन भी बनेंगे, क्योंकि दुनिया की टेक्नोलॉजी यहाँ ले आए। मतलब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। 10 सालों में हालत ये हो गई है, आज भारत बोलता है तो दुनिया को सुनना पड़ता है। आज तभी तो रशिया का राष्ट्रपति पुतिन कहता है कि आज भारत को ना कोई दबा सकता है, ना भारत को कोई झुका सकता है। और ये ताकत किसकी दी हुई है? ये आपकी दी हुई है। अगर आप मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं देते तो मोदी ये फैसले नहीं कर पाते। ये पूर्ण बहुमत की ताकत है। मैं 3 बातें पूछ के बात कराऊंगा, मोटी मोटी बातें। आप बताओ आज देश में कोई एक पार्टी ऐसी बताओ जो अपने दम पर, अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है पूर्ण बहुमत की, सिवा भारतीय जनता पार्टी की। आज एक भी पार्टी नहीं है, इसलिए सारी मिल रही हैं
क्योंकि अकेले में कोई किसी की हैसियत नहीं बची है अपने दम पर सरकार बनाने की। अकेले भारतीय जनता पार्टी है और इस देश की मजबूती के लिए अकेले दल की पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। मिली जुली सरकारों का खामियाजा इस देश ने भुगता है, 30 साल भुगता है। 84 के बाद 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बनी, मोदी की 30 साल बाद। और उनका क्या था? उनका देश उनके एजेंडे में नहीं था। उनके एजेंडे में अपनी पार्टियां थी, अपने पद थे और घोटाले थे कि जितने घोटाले कर सकते हो कर लो। तो उन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, जेल गए, जमानत में आए, एक लंबी कहानी। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज देखिए एक मोदी चेहरा है लोगों के सामने। भाई कमल का बटन दबाएंगे तो सारे देश के लोगों को मालूम है मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अगर गलती से दूसरा बटन दबाया तो किसी को मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? किसी को मालूम हो तो बता दो, क्योंकि उन्होंने तय ही नहीं किया। उनके पास चेहरा ही नहीं है। और चेहरा क्यों नहीं है? क्योंकि जो चेहरे हैं वो जमानत पर आए हुए हैं। 12 लाख करोड़ के घोटाले में सब जेल गए हुए हैं, सब जमानत पर आए हैं। और ये जानते हैं अगर उनमें से किसी को चेहरा बना दिया तो पहले दिन ही लुटिया डूब जाएगी। तो चेहरा नहीं है उनके पास। अगर उनको लोगों से समर्थन चाहिए तो देश के लोगों को बताना पड़ेगा, मोदी नहीं तो कौन, ये तो लोगों को बताना पड़ेगा ना। लेकिन वो बताने के लिए उनके पास नहीं है। मैं भी आपकी तरह गांव में पैदा हुआ हूँ, मेवला महाराज। एक बार बताओ, बिन दूल्हे के बारात कैसे? या बता दो किसी बगैर दूल्हे की बारात में आप गए हो तो बाराती बन गए। या ऐसी कोई गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो। आज उनके पास दूल्हा भी नहीं है और गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं। तो जिसका दूल्हा ना उसे बाराती कहां से मिलेंगे? मिलेंगे क्या? अब उनको बाराती भी कहीं ढूंढे ढूंढे तो चले यार। इसलिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ। सवाल कृष्ण पाल का नहीं, उसका नहीं। एक तो ईमानदारी से ये सोचना, सांसद मुझसे पहले भी आए, मेरे बाद भी आएंगे। ये तो पद है, इंसान दुनिया में नहीं रहता। लेकिन मैंने जो अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो भी मुझसे हुआ है और पहले सांसदों ने क्या किया है, जरा तराजू में तोड़ लेना है। आपको लगे कि मैंने कुछ इलाके के लिए किया है तो पढ़ना मेरी तरफ झुका देना। लेकिन सवाल फिर वही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसको बनाना चाहते हैं? देखिए पूरा देश चिल्ला रहा है। मुझे जरा हाथ दोनों वक्त मिलते, मेरे कहने से मत कर, ये तो आत्मा का सौदा है। मतलब कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मोदी ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा? हाथ खड़ा है। कितने लोग मानते हैं कि मोदी ही तीसरी बार? अब जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो बगैर एमपी के बन जाएगा क्या? कृष्ण पाल एमपी बनेगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। और आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और जब मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी, तो अपने इलाके को उसमें हिस्सेदारी कौन दिला सकता है? उसी का आदमी ना, या किसी और पार्टी का दिला देगा हिस्सेदार? तो मोदी की सरकार आप सबको मालूम है बनेगी, आपके आशीर्वाद से बनेगी। उस सरकार में फिर से इस इलाके को हिस्सेदारी मिले। मोदी पूरे देश का विकास करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोनों वक्त मिले। जो और कोस कसर रहेगी ना, इतना तो जानते हैं कृष्ण पाल जो चाहता वो करा लेता, इतना तो आपको विश्वास होगा। तो चिंता मत करना, अपनी लोकसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये फरीदाबाद का विकास हुआ है ना लोकसभा का, तभी जमीनों के रेट बढ़े, जो ये हाईवे आए, जो मेट्रो आएगी, जो ट्रेन चलेगी। जहाँ जहाँ विकास आता है वहाँ खुशहाली आती है। तो इस क्षेत्र के लिए खुशहाली लाना मेरा काम है। तो आप बहुत देर से बैठे, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि 25 तारीख जब आप मोदी जी की सरकार बनाने के लिए वोट देंगे तो उस सरकार में कमल का बटन दबाकर हमारे इलाके को भी उसमें हिस्सेदारी मिले। मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद निश्चित तौर पर मुझे पहले भी खूब मिला। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट करने के लिए। और जैसे मोदी को पूरे देश पर भरोसा है ना, कृष्ण पाल को भी इस लोकसभा क्षेत्र की
36 बिरादरी पे दोनों वक्त में पूरा भरोसा है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मोदी भी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा और आपका ये बच्चा और आपका ये भाई ये भी आपके आशीर्वाद से तीसरी बार जरूर सांसद बनेगा। और भाई मैं अजीत जी का और सारी सरदारी का और अपनी माताओं बहनों का खास तौर से जिन्होंने वो खाने का समय हो रहा है रूट टोकी का और यहाँ इतना समय बिता दिया, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।